क्या डाउट था बताओ तो रितु, क्या क्या डाउट आ रहा था तुमको समझने में, क्या चीज में दिक्कत आ रहा था बताओ। सर जब तक ये तुम बता हम्म, दीजिए व्हाट इज नेट तो हेलो हाँ सुना नहीं, बोलो। सो व्हाट इज कंट्रोल टेस्टिंग व्हाट इज कंट्रोल कंट्रोल टेस्टिंग। टेस्टिंग हम्म। और और अच्छा इशू है, नेट क्या दिए है ये लोग ने? एक मिनट रुको, अपना खुद का हॉटस्पॉट यूज करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन बोला तुम, कंट्रोल टेस्टिंग और जी सर बाकी तो सर एक्सेल कोई अच्छे से इलैबोरेट कर दे क्या क्या क्वेश्चन बोला, एक बार फिर से बोलो तो, नेट का थोड़ा इशू था, हम सुना नहीं, क्या क्या बोला। सो व्हाट इज कंट्रोल टेस्टिंग एंड व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स टू टेस्ट ऑफ कंट्रोल ईवाई जीडीएस में पूछा था कंट्रोल टेस्टिंग क्या होता है बताओ कोमल कन्वर। So control testing means basically testing of design, implementation, and operating effectiveness of controls. क्या क्या होता है उसमें। And if we are checking design and implementation of controls, then we will take the 2 3 samples and check whether the controls which are designed, whether they have been implemented, whether they have been really implemented in the organization or not. And for testing operating effectiveness of controls, we will do the more detailed sampling, like we will take the 40 to 50 samples and then check whether those controls are operating effectively or not. थ्रू आउट द ईयर। Okay. व्हाट इज कंट्रोल टेस्टिंग वर्क, तो तुम स्टेप्स बताया कंट्रोल टेस्टिंग में करेगा, व्हाट इज कंट्रोल टेस्टिंग। Mm. So testing of like of operating effectiveness of controls which are implemented in the इंटरनल कंट्रोल, organization. टेस्टिंग ऑफ इंटरनल Testing of कंट्रोल को कंट्रोल टेस्टिंग बोलता है। हम इंटरनल कंट्रोल को जो टेस्ट कर रहा है उसको, इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करने को कंट्रोल टेस्टिंग बोलता है। कि इंटरनल कंट्रोल है तो अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो होता है। एंड डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन चेक करता है उसमें, कंट्रोल का डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन वो है कि नहीं है। वो एक दो सैंपल चेक करके आप डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन को चेक करता है कि वो सैंपल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वॉक थ्रू करता है, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन चेक करता है, और फिर टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करता है। 40-50 सैंपल्स लेके थ्रू आउट द ईयर वो ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हिसाब से कंट्रोल टेस्टिंग का बेस्ट एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज, मान के जो जीएस प्राइम हो गया, तो आपने मेरे को वॉक थ्रू किया, आप पहले समझा मेरे से प्रोग्राम, फिर आपने कंट्रोल सैंपल क्या होता है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो फीडबैक लिया, उसको बोलते हैं एक दो सैंपल, फिर ज्यादा सैंपल देखने तो कंट्रोल टेस्टिंग। आप मान के चलो एक मोबाइल खरीदने जाता है, तो दुकानदार कैसे मोबाइल का फीचर जानता है, दैट इज वॉक थ्रू। वो आपने समझाया, फिर आप बोला ये फीचर हमको टेस्ट करके दिखाइए, आई विल वांट टू चेक दिस फीचर, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। एंड फिर आपने तो उसका मोबाइल को घर में ले गया, फिर उसको आप में कुछ गलती निकला, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होने लग गया, कुछ कुछ अपडेट आ गया मोबाइल में, देन यू अगेन वेंट टू दैट शॉपकीपर टू मेक दैट, उसको बोलता है आप ज्यादा बार चेक करना, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, जो कि थ्रू आउट द ईयर चेक होता है। उसमें ज्यादा करके सैंपल चेक होते हैं, ये हो गया कंट्रोल टेस्टिंग। प्रॉपर कंट्रोल, कंट्रोल कैसे भी करके याद कर लो, उसमें आप जा करके अलग अलग प्रोसेसेस का कंट्रोल टेस्टिंग करेगा। लाइक प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, फिर क्या होता है आपका हायर टू रिटायर। तो एक एक प्रोसीजर, परचेज सेल्स, आपका परचेज हो गया, सेल्स हो गया, इंप्लॉय बेनिफिट हो गया, एचआर हो गया, हर चीज का प्रोसेस, ये सब अलग अलग वो है आपका लेजर आइटम्स है। एक एक का कंट्रोल टेस्टिंग होगा। आप पहले क्या करेगा, वॉक थ्रू करेगा, वॉक थ्रू करके समझेगा चीजों को। वॉक थ्रू करके आप पहले मान के चलो आप प्रोक्योर टू पे कर रहा है, दैट इज परचेजेस का, तो डिपार्टमेंट के पास जाएगा, और डिपार्टमेंट के हेड से बातचीत करके समझेगा कि प्रोक्योर टू पे में क्या क्या प्रोसेसेस है, कैसे कौन पीआर को कौन रेज कर रहा है, पीओ को कौन रेज कर रहा है, हु इज रेजिंग द इनवॉइस, सामान किसके पास आ रहा है, व्हाट इज द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आउट हियर, तो पूरा प्रोसीजर को समझेगा उसका। और फिर उसमें से कुछ सैंपल बेसिस में चेक करेगा, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। और लास्ट में क्या करेगा, टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, 40-50 सैंपल्स वगैरह लेगा जो भी आपको लग रहा है, और फिर सैंपल बेसिस में आप चेक करेगा कि हाँ कंट्रोल सही है कि नहीं है। व्हाई डू वी डू कंट्रोल टेस्टिंग, टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म।
कि अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा तो वाउचिंग वेरिफिकेशन कम ही करना पड़ेगा, एपी का वाउचिंग वेरिफिकेशन वगैरह हम लोग का थोड़ा कम हो जाएगा। अगर कंट्रोल वीक है तो हमको वाउचिंग वेरिफिकेशन जो एनालिटिकल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर होता है वो इंक्रीज हो जाएगा आपका। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग कंट्रोल टेस्टिंग। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछता है, ये आपको ऑडिट प्लानिंग में भी कंट्रोल टेस्टिंग होता है आपका। जो स्टार्टिंग में ऑडिट जब प्लान करता है तो उसमें कंट्रोल टेस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस। कंट्रोल टेस्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, और क्या क्वेश्चन था जिसमें दिक्कत आ रहा था? व्हाट था, क्या था? सो attributes टेस्ट ऑफ कंट्रोल सो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एट्रीब्यूट्स पता नहीं क्या है ये क्वेश्चन। कंट्रोल टेस्टिंग में ये सभी आ गया, मतलब कंट्रोल डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, वॉक थ्रू, यही बोलना चाह रहा होगा वो। एट्रीब्यूट क्या क्या, प्रोसेस स्टेप्स क्या क्या होगा, तो दिस आर द थिंग्स दैट दे आर ट्राइंग टू से। ठीक है। रितिका, ठीक है, आप पूरा एक्सेल शीट गो थ्रू कर लिया ना वैसे? हाँ, रितिका, यस सर, यस कोई सर। जगह में आपको दिक्कत आ रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था? लेकिन नहीं नहीं, हो गया एक्सेल शीट सर, थोड़ा इंडेज थोड़ा डीप पढ़ना है बस। इंडेक्स पढ़ना है, ठीक है। और आप दोनों में से कहाँ पर दिक्कत आ रहा था, कोमल एंड रितु? वेर यू फेल्ड की हाँ ये और कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा था, वी कैन डिस्कस कोई भी चीज हो। एनी एरिया वेर यू फेल्ड? सो एक्सेल शीट का बताना है क्या? हाँ, और भी कोई भी डाउट हो तुम लोग का, योर ऑल्सो डाउट और रिलेटेड, कोई का भी, चलो जितना आता बता देंगे। चलो, इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन हुआ था? गंदा गंदा सवाल का जवाब नहीं तो लोग को ड्रिल जाता है, वो तो बात सही है। सर एक क्वेश्चन पूछा था, प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इक्विटी आइटम्स। इक्विटी आइटम्स, इक्विटी आइटम क्या हो गया? शेयर कैपिटल होता है एक टू, और रिजर्व सरप्लस होता है। यस सर। इसमें क्या बोला, क्वेश्चन क्या था आपका? प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इक्विटी आइटम्स। तो शेयर कैपिटल होता है, उसमें कोई ज्यादा मूवमेंट होता ही नहीं है। तो शेयर कैपिटल में तो वो सभी होता है आपका, पेपर वगैरह चेक कर लिया, मतलब होता है ना मेमोरेंडम, आरओसी का फाइल, जो एमसीए का वेबसाइट में जाके देख लिए कि हाँ, शेयर कैपिटल एमसीए में की कितना है, वेबसाइट पे जाके। वो जाके एमओए देख लिए। कोई अगर अगर ऑथराइज कैपिटल चेंज हो रहा है तो अप्रूवल लगेगा। कोई भी अगर कैपिटल चेंज हो रहा है, अगर रेज हो रहा है, तो उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, ये सब चीज होता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग, बोर्ड मीटिंग वगैरह लेना है। एमसीए में जाके स्क्रीनशॉट लगा लिए कितना शेयर कैपिटल दिखाई दे रहा है, बस ये सभी चीज होता है उसमें। ये ज्यादा करके कम पूछते हैं इसको। एक, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, हेलो, हाँ बोलो अभी और कोई डाउट नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन को लेके सब आता है सबको, पक्का अच्छा से आता है सब ना? बढ़िया, गुड। आप लोग को गगनदीप, वैसे आपने भी इंटरव्यूज दिया होगा इससे पहले, तो क्या पता क्या दिक्कत आ रहा था जनरली? अभी तक सर जितना क्वेश्चन हुआ, आंसर कितना आ रहा था, कितना आ रहा था, नहीं कितना आ रहा था आपको? सर उन्होंने मटेरियलिटी के बारे में पूछा था, तो वो कहते हैं कि बिजनेस में कैसे लगाओगे इसको, बिजनेस आपने में ऑडिट किया तो कैसे कैसे करोगे इसको, और जो यू विल अप्लाई। मेटेरियलिटी 3 लेवल का होता है, एक ओवरऑल और एक परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी, एक होता है क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। तो ये 3 चीज याद रखिएगा। ओवरऑल मेटेरियलिटी होता है, तो हम लोग का यहाँ पर एक्सेल शीट में मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इजी है। नहीं सर, वो कह रहे थे कि हाउ यू विल अप्लाई द ऑडिट, आपने कैसे किया है इसका यूज। एक्चुअली ऑडिट में तो अप्लाई करते ही नहीं है सीएफएम में, तो ये लोग बेकार में पूछते रहते हैं बेकार एक्चुअल प्रैक्टिकली कोई अप्लाई करते ही नहीं है, ये लोग को पूछने का सेंस ही पता नहीं। पर यही चीज है, देखो मेटेरियलिटी ये देखो 3 तरीका का होता है, एक ओवरऑल होता है, एक प्लानिंग होता है, ये होता है। तो ओवरऑल दिख रहा है आपको स्क्रीन में अभी? हाँ
स्क्रीन, तो ये बेस्ड ऑन द बेंचमार्क होता है, तो बेंचमार्क डिपेंड द नेचर ऑफ बिजनेस, ऐसे करके फिर बेंचमार्क ओवरऑल मेंटेलिटी आपका टर्नओवर हो गया, नेट प्रॉफिट कुछ भी लेके, अगर टर्नओवर ले रहा है तो 2 से 5% टर्नओवर का ले लेते हैं मोटा मोटी, नेट प्रॉफिट है तो 5 से 10% नेट प्रॉफिट का, ये प्लानिंग स्टेज में होता है, यही आपका ओवरऑल मेंटेलिटी एक बार निकालता है। इससे तुम अपना परफॉर्मेंस मेंटेलिटी या टॉलरेबल एरर फिर निकालेगा, वो जो कि 50 to 75% होता है ओवरऑल मेंटेलिटी का। इसमें हमेशा रेंज में बात हो रहा है, देखो 2 से 5% टर्नओवर, 5 से 10% ये, 50 to 75% ऑफ ओवरऑल मेंटेलिटी। रेंज में क्यों बात हो रहा है? लोअर रेंज कब लेगा, हायर रेंज कब लेगा, कोई को पता है? लोअर रेंज कब लेता है, लोअर रेंज कब लेगा, जब उसको पता है व्हेन विल टेक द लोअर रेंज ऑफ मेंटेलिटी? बोलो, Sir, in case of statutory dues and समझा ही नहीं क्वेश्चन को, समझा करो। ये लोअर रेंज, जब दो रेंज में बात हो रहा है, 2 से 5% टर्नओवर, 5 से 10% प्रॉफिट, आपका परफॉर्मेंस मेंटेलिटी कितना होता है, 50 से 75% ओवरऑल मेंटेलिटी का होता है। ये रेंज हम लोग लो कब लेगा, हाई कब लेगा, लो कब लेगा? हाँ, सर वो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर देगा, अगर पर्टिकुलर जब आपका, ऋतिका आप So बताओ, when ऋतिका, there is a chance, सर जब so रिस्क when कम हो, हाँ, जब when there is रिस्क a कम होगा तो chance क्या of होगा? more, लो विल परसेंटेज कम होगा अपना। डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन सर। इनवर्स रिलेशन है। जब Inverse आपका लो relation. मेटरलिटी कब लेगा, जब हाई रिस्क होगा। देखो जब रिस्क ज्यादा high है risk तो होगा चेकिंग भी तो तो ज्यादा करना पड़ेगा, ऐसे सोचो ना। जब रिस्क ज्यादा है बिजनेस में, जब बिजनेस में रिस्क ज्यादा है तो चेक ज्यादा करना पड़ेगा, चेक ज्यादा करना है तो मेटरलिटी लेवल लो रखना पड़ेगा, ऐसे करके लिखो, याद रहेगा। रिस्क ज्यादा है तो चेकिंग भी ज्यादा करना पड़ेगा, चेकिंग ज्यादा करना है तो मतलब मेटरलिटी लेवल लो रखना पड़ेगा, याद रहेगा ऐसे करने से। तो हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये सब याद रखना। व्हाई डू कैलकुलेट पूछ लेता है कि व्हाई वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस टू बी ऑन अ सेफर साइड, दैट वी डोंट वेट फॉर दिस ओवरऑल मेटरलिटी लेवल टू ब्रीच to inform the management of one corrected misstatement. It is a haircut to the overall maturity. If it goes above the PM, then we ask the management to make the rectification. If they do not correct, then we qualify the opinion. तो तुमको अगर पूछेगा ना कि तुमने मेटरलिटी कैसे अप्लाई किया, तो बेसिकली बोलना सीए फॉर्म से होता ही नहीं है मेटरलिटी अप्लाई। Practically in CA firm, these things are not applied, but I've heard from senior there is three types of materiality: overall performance materiality and clearly trivial threshold. या बोल सकता है कि yeah, my seniors, my managers used to do this materiality levels. I used to assist them. They only used to set this materiality level. So materiality level, there are 3 types of materiality: overall performance and CTT. This is the based on the turnover we take it, and this performance is 50-75%. We calculate this to be on a safer side, so that we don't wait for the overall materiality level to breach. ऐसे ऐसे करके समझाना है, ये चीज उसको बताना है। फिर इसको बोला सीटीटी एक होता है, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। एएमपीटी भी बोलता है, स्क्वाड एडजस्टेड मिस्टेक पोस्टिंग। ये बहुत छोटा होता है, 1 करोड़ का टर्नओवर है, 2-3 हजार का गलती निकाल दिया तुमने, तो बहुत छोटा गलती है ना, जिसको हम लोग इग्नोर करके चलेगा। दिस इज समथिंग इतना डीप नहीं पूछेगा, बट ये आपको पूछेगा मेटरलिटी का थोड़े बारे में तुमको पता है क्या, मेटरलिटी क्यों निकालता है, व्हाई डू वी कैलकुलेट मेटरलिटी? due to the cost and time constraint as तो हम audited सब कुछ for चेक an नहीं कर सकता ना, इसलिए मेटरलिटी निकालता है, समझा? तो उसको बोला मेटरलिटी हम लोग इसलिए निकालता है बिकॉज हम लोग सब कुछ तो चेक नहीं कर सकता है। मान के चले रेवेन्यू का सेल कर, रेवेन्यू या परचेज का वाउचिंग कर रहा है, तो सब कुछ चेक नहीं कर सकता ना। दैट इज व्हाई वी कैलकुलेट मेटरलिटी, कि हम लोग खाली मटेरियल लेवल्स का हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस को चेक करेगा, इतना लेवल से ऊपर जाएगा देन ओनली वी विल चेक इट, ऐसे करके इसको बोलना है। समझ गए ना? क्या नाम था उनका, किसने पूछा था सवाल, किसने पूछा था सवाल, किसने पूछा था, ये कौन पूछा था, कोई पूछा था ना, कौन पूछा था? so गगन, so एक और क्वेश्चन है, गगनदीप, so समझ गए ना? एक समझ गए? उसको बोलना कि हम लोग ये सेल, जब हम सेल परचेज कर रहा था तो हम लोग को हाई मटेरियल आइटम्स लिया था, तो हम लोग ऑन द बेसिस, हम लोग सीनियर, मेरा जो सीनियर था, तो जो सीए सीनियर था, तो वो ये सब देखता था, तो वो वही मेटरलिटी लेवल देखता था, आर्टिकल से ऐसे भी नहीं कराता है। तो ऐसे बोलना उन लोग, हम थोड़ा असिस्ट किए थे, तो वो लोग ऐसे फॉर्म करता था कि ओवरऑल मेटरलिटी टर्नओवर के बेसिस में निकाल दिया 2 से 5%, और परफॉर्मेंस मेटरलिटी से निकाला, तो हम लोग बोलते थे इससे ऊपर जो मेटरलिटी लेवल्स है हम लोग का, कि इतना हम लोग का, इससे ऊपर का हम लोग का, मतलब तुम्हारा अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रेवेन्यू का, अगर रेवेन्यू का अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मान के चलो 1 करोड़ का टर्न, मान के चलो 50 करोड़ का टर्नओवर है, तो 5 करोड़ परफॉर्मेंस मेटरलिटी है, तो अगर मेरा पूरा गलती मिलाकर 5 करोड़ से ऊपर का गलती निकलता है रेवेन्यू में, तब हम मैनेजमेंट को बोलेगा चेंज करने के लिए। चेंज तो दोनों तरफ में बोलेगा, पर वहां पर अगर चेंज नहीं करता है तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देने का मन करेगा। फिर बात समझ रहे हैं ना? तो मेटरलिटी लेवल क्यों निकालता है, क्योंकि हम लोग अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट सब मिला के रेवेन्यू का, मान के चलो 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो हम उसको बोलेगा चेंज करके दे, एंड इफ इज नॉट चेंजिंग दैट व्हाट विल डू, क्या करेगा?
We क्या will करेगा? qualify the report. क्वालिफाई ओपिनियन। और अगर मान के चलो तुमने गलती तुम्हारा 5 करोड़ से नीचे है, तुमने एक पीएम सेट किया 5 करोड़ का परफॉर्मेंस मेट्रिलिटी, तो 5 करोड़ से नीचे तब इसको बोलेगा चेंज करके देने के लिए, नहीं करेगा तो कुछ कर नहीं सकता उसका। और अगर 5 करोड़ से ऊपर होगा तो ये मेट्रिलिटी लेवल से आपको बताता है कि आपको कब एक्शन लेना है। ये एक्शन पॉइंट का तरह है, दिस इज योर एक्शन पॉइंट एरिया, कि इससे ऊपर गया गलती हो गया तब जाके पूरा एकदम उसको क्वालिफाई ओपिनियन देने का हक रखता है पूरा। वो अगर चेंज नहीं करके देते, क्वालिफाइड ओपिनियन तो पता ही है ना, अब वो सब तो आता है। क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं आता किसी को? क्या होता है? 3 टाइप का क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या क्या होता है? क्या क्या होता है क्वालिफाइड ओपिनियन 3 टाइप का? जल्दी कोमल प्लीज वीडियो ऑन रखिए, खाना पीना नहीं खाइए अभी। हम चाहते हैं वीडियो देख के आपका जल्दी जल्दी लग जाए। RSM गुड़गांव Sir, टाइगर qualified टीआर चड्डा Sir, qualified adverse and disclaimer. disclaimer. और बोले हाँ नॉलेज है एकदम अच्छा से, ठीक है? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए, आप लोग को क्या लगता है और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था तो जो एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था? ये बताइए कि एनालिटिकल प्रोसीजर को उन्होंने बोला था कि एक्सप्लेन एनालिटिकल प्रोसीजर एंड गिव एग्जांपल वेयर यू हैव अप्लाइड एनालिटिकल प्रोसीजर इन योर आर्टिकलशिप टाइम व्हाइल डूइंग ऑडिटिंग एनालिटिकल ऑफ प्रोसीजर तो इजी है। क्या होता है एनालिटिकल प्रोसीजर? क्या होता है? क्या होता है एनालिटिकल प्रोसीजर? क्या It होता है includes एनालिटिकल? variance analysis and ratio analysis. वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है? वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है वेरिएंस एनालिसिस? Comparing figures of previous year and current year. comparing figures of financial data and finding out where are the variances coming and what are the risk सिग्निफिकेंट areas. अकाउंट्स निकालना जिसमें वेरिएंसेस आ रहे हैं। हम लोग Trend क्यों करते हैं वेरिएंस analysis. एनालिसिस? व्हाई डू वी डू वेरिएंस एनालिसिस? So that we will put more audit procedures on the area which where the variances are coming. To identify significant areas. सिग्निफिकेंट एरिया इसका इधर में ही है। 1 मिनट रुक जाओ, बहुत इजी है ये सब। कंट्रोल एफ मारेगा सब ये पर एनालिटिकल, ठीक है? कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। सीट वर्कबुक करना, एनालिटिकल स्पेलिंग रॉन्ग रिसर्च। So client का कैसे करके explain करना है, like if somebody else will also ask the same बता रहे हैं। question. क्या चीज का? मतलब क्लाइंट का कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ आई हैव सब यूज्ड कराएंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर सब व्हाइल डूइंग करेंगे, सब ऑडिटिंग. कराएंगे, सब करा देगी, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। एनालिटिकल्स का खाली आ रहा क्यों नहीं है, मैं सोच रहे हैं। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल पता है? तो बहुत हाँ. पूछ रहे हैं। सबको पता है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल पता है सबको? क्या होता है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल? कोमल? Sir, manipulating accounting reports which results in fraudulent financial reporting, like bypass entries. और बाईपासिंग एंट्रीज और And क्या होता है? transactions with the related parties. उससे क्या हो गया? ट्रांजैक्शन तो रिलेटेड पार्टी से हो ही सकता है, उससे क्या प्रॉब्लम है? So like giving priority to transactions with related parties. When an organization is going to make purchases, it is selecting only related parties and not that vendor which is beneficial for the organization. हाँ ऐसे बोलो, पूरा आंसर बोला करो, आधा मत बोलेगा कभी। आंसर बोलेगा पूरा बोलेगा, आधा बोलेगा तो कार्ड पैसा नहीं देगा वो, आधा पैसा देगा फिर वो। जो देगा आधा पैसा देगा ऑफर लेटर का। योर सिलेक्टेड वर्ड विल गिव यू ओनली हाफ मनी, बिकॉज़ गिव हाफ आंसर, ठीक है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स बहुत पूछा जा रहा है, तो ये देखिए 2 टाइम में होता है, प्लानिंग में होता है, क्लोजिंग में होता है। प्लानिंग में क्यों होता है? क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में जाके वाउचिंग वेरिफिकेशन नहीं करता है, जाके मतलब गया सेल्स पकड़ा, चलिए अब टिक टिक शुरू कर देते हैं, चलिए टिक करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे ही क्लाइंट आया तो आप कुछ अच्छा चेक कर रहे हैं, क्लाइंट चला गया फिर से आप सैम्पलिंग करके चेक करने लगे, वैसे नहीं होता है। आर्टिकल से वैसे तो करते हैं ना, क्लाइंट देखा तो फटाफट सारा चेक करेगी एकदम अच्छा से, प्रिंसिपल देखा एक एक को चेक करेगी वेट के, और जैसे चला गया फटाफट चेक करने लगे बिना देखे। वैसे नहीं करना होता है, यह प्रोसीजर होता है एक्चुअली, कैसे करना है, चेकिंग कितना करना है, कितना परसेंटेज होगा। तो पहले वाउचिंग वेरिफिकेशन बाद में होगा, पहले होगा एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर बैलेंस शीट पीएनएल में लगा के देखेगी कि भाई सिग्निफिकेंट अकाउंट कौन सा है। सिग्निफिकेंट अकाउंट मतलब जिसमें वेरिएंस से ज्यादा है, मान के चलो सेल्स है या पेरोल है, इसमें वेरिएंस से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है?
इसमें फ्रॉड होने का चांसेस ज्यादा है। अब इसमें फ्रॉड होने का चांसेस ज्यादा है तो इसको हम लोग को अच्छा चेक करना पड़ेगा। तो ये हम लोग इसमें माथा लगाने के लिए ये सब करते हैं। अब मान के चलो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में कोई वेरिएंस ही नहीं आया तो मेरा नॉन सिग्निफिकेंट अकाउंट है, तो उसमें हमको नहीं माथा मारना है फिर ज्यादा। हमको उसमें दिमाग लगाना है जिसमें वेरिएंसेस ज्यादा है। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग एनालिटिकल रिव्यू। एनालिटिकल अभी देखो पेरोल का मान के चलो 100 था, अचानक से 100 हो गया, तो दिस इज अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो सकता है। इतना सेल कैसे, सैलरी कैसे बढ़ सकते हैं इतना ज्यादा। दैट इज व्हाई एनालाइज कर रहे हैं चीजों को। वी आर ट्राइंग टू एनालाइज थिंग्स। एनालिटिकल प्रोसीजर एनालाइजिंग से एनालिटिकल रिव्यू अच्छा होने से बाद में क्या फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस टाइप का प्रोफाइल्स होता है ऑडिट से जो बहुत इजीली मिल जाता है। एनालिटिकल रिव्यू जनरली आर्टिकल जो नहीं करता है, इवन सीए फ्रेशरों को भी नहीं मिला जाता, प्लॉटिंग करता है ये ज्यादा एएम लेवल का आदमियों को से ज्यादा कराता है एनालिटिकल रिव्यू। समझे, पर ये चीज है, ये सब बोलेगा अपने तो लोग अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है आइडिया है बेसिक बेसिक सा। तो आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। इसका मतलब क्या हो गया नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स? क्या होता है नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर? मतलब हम लोग क्यों कर रहे हैं एपी? आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट अकाउंट द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, क्या मतलब हुआ इसका? बोलो। Basically, we are planning that according to the result of analytical procedure, up to what time and what would kind of तो procedures समझाया are to be था, applied. अभी तो समझाया एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों करता है हम लोग। अभी तो समझाया था क्यों करता है हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर। To identify the significant To accounts. find out significant accounts where the procedures are to be done, audit procedures. वो तो ठीक है, पर क्यों करता है हम लोग नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर? कितना वाउचिंग करना है, कितना वेरिफिकेशन करना है, कितना टाइम लगेगा ये ऑडिट खत्म होने में, कितना एक्सटेंट वाउचिंग होगा, कि कितना आदमी का दरकार है, हाउ मेनी मैन पावर इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोजेक्ट, Allocation कौन of सा एरिया में कौन आदमी resources. को डालना है, सेल्स किसको देना है, परचेज किसको देना है। अब छोटा कंपनी में क्या होता है, 2 आदमी गया करके आ गया ऑडिट, जाओ 2 आदमी जाओ, जाओ 2 आदमी जाओ ऑडिट करके आ जाओ, ऐसे तो होता है। प्रिंसिपल बोलेगा जाओ करके आ जाओ, कैसे करना है, लास्ट ईयर का रिपोर्ट देके कर लो, कोई सिखाता नहीं है। अब बड़ा बड़ा बिग फोर में क्या होगा, ऐसे नहीं होगा। बिग फोर में बोलेगा कि तुम सेल्स करेगा, तुम परचेज करेगा, तुम एम्प्लॉय बेनिफिट देखेगा, और एक को बोलेगा तुम सब कुछ देखेगा, सब सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे होता है। तुम सेल देखेगा, तुम परचेज देखेगा, तुम एम्प्लॉय बेनिफिट देखेगा, तुम बैलेंस शीट का आइटम देखेगा, तुम कारो रिपोर्ट देखेगा। ये जो प्लान करता है, ये प्लान का बेसिस होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर पहले होगा, एनालिटिकल प्रोसीजर से वो लोग दिमाग लगाएगा भाई इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, सेल्स का काम रितु अच्छा कर सकती है क्योंकि लास्ट टाइम रितु की थी सेल्स का काम। परचेज कौन किया था लास्ट टाइम, परचेज किया था ये आदमी ने, तो इसको अच्छा से आइडिया है परचेज में क्या ऑब्जर्वेशन है। लास्ट टाइम ऑडिट ये आदमी ने किया था, इसको अच्छा से आइडिया है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में ये सब करके लोग आइडिया लग जाता है कि हाँ इसमें ये करना है वो करना है। इसलिए नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड सिग्निफिकेंट अकाउंट, समझ में आया? अब प्लानिंग स्टेज में क्यों होता है ये? अब जब स्टार्टिंग में जब एनालिटिकल प्रोसीजर होता है तो फाइनेंस जो बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है तुम्हारा, ये फाइनल थोड़ी ना है, ये तो फाइनल है नहीं ना। दिस इज नॉट द फाइनल, ये तो नंबर चेंज होगा बाद में आके, वर्क पेपर फिर बनेगा तो बाद में आके फिर से जब फाइनल स्टेज में फिर से एनालिटिकल प्रोसीजर होगा डिफरेंट नंबर्स के साथ थोड़ा सा। आप इसमें वेरिएंसेस निकाल के हम ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करने के लिए एनालिटिकल रिव्यू कर रहे हैं कि कोई अब मान के चलो ये सेल हुआ, उसके हम लोग ने रीजन पूछा, रीजन से हम लोग खुशी है तो कोई दिक्कत नहीं, पर रीजन से वी आर नॉट हैप्पी विद द रीजन, तो हम लोग बोला मैनेजमेंट को चेंज करने के लिए, वो चेंज करके दिया। फिर हम देखा वो अगर ज्यादा ही गलती करके रखा है और मेरा मेंटेलिटी लेवल से ज्यादा का डिफरेंस है, so should I give a clean opinion or should I give a adverse opinion or disclaimer of opinion as the case may be? तो वो हम लोग डिसाइड कैसे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स ओनली, एपी कारो वगैरह देख के। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इन ऑडिट एंड रेशियो एनालिसिस आल्सो वी डू। तो ये चीज अगर तुमको पूछ लेता है कि वेयर व्हिच इज द एरिया वेयर यू हैव डन, तो भाई एनालिटिकल रिव्यू में तुमको करना क्या है प्रोसीजर में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्लॉट कर लेगा सारा नंबर करेंट ईयर प्रीवियस ईयर का, तुम फिर उसका डिफरेंस निकालता है, मैनेजमेंट को पूछता है डिफरेंसेस का रीजन। बेसिकली ये जो डिफरेंसेस तुम जो निकालेगा वो तुम देखेगा कि वो मेटर्निटी लेवल से ऊपर है कि नहीं है, उसी में दिमाग ज्यादा लगाना है। मान के चलो 5 करोड़ का मेटर्निटी लेवल बना है, परफॉर्मेंस मेटर्निटी 5 करोड़ का है, ओवरऑल मेटर्निटी 10 करोड़ का है, तो जो 5 करोड़ का तुम्हारा जो ओवरऑल मेटर्निटी है, सॉरी परफॉर्मेंस मेटर्निटी अगर उससे ऊपर जाएगा तो उसमें हम लोग ज्यादा करके मैनेजमेंट को पूछेगा। ऐसे नहीं कि सामने थोड़ा बहुत अगर मान के चलो 100 करोड़ का है, 1 लाख का डिफरेंस आ गया, जा जाके तंग करते रहिए मैनेजमेंट को, इसका रीजन बता के दीजिए, इसका रीजन बताइए, इसका रीजन बताइए, नहीं।
अगर मेटर्निटी लेवल से नीचे का डिफरेंस है तो वी विल इग्नोर इट, हम लोग लिख देगा सीधा ही कि दिस इज बिलो आवर परफॉर्मेंस मेटर्निटी, हेंस वी इग्नोर दिस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैं डिफरेंसेस जो निकालेगा ना, तो डिफरेंसेस अगर मेरा पीएम से नीचे तो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, डिफरेंसेस अगर ignore पीएम it. से नीचे तो वी विल इग्नोर इट, बट वी विल नॉट इग्नोर इन द सम केसेस, व्हिच इज आर दोस केसेस। गगनदीप, अभी तक समझ में आया? हाँ जी गगनदीप, यस सर। क्या समझ में आया? वीडियो ऑन करिएगा। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है तो बोलो सर एनालिटिकल। एनालिटिकल बोलो। relationship between the financial data and non-financial data. We analyze that which items are to be examined and which are not to be examined, and based upon we set the materiality level, and we check that whether there is difference is viable, or we are further requirement to ask to the management to for the major differences if it exceeds the performance materiality difference or तो वो एक्सीड benchmarks. करेगा परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी, तो तुम मैनेजमेंट को बोलेगा कि इसका डिफरेंसेस का रीजन बताइए। अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी से नीचे है तब तुम कुछ नहीं करेगा, Then we तुम बोलेगा ignore. इग्नोर इट। बट इन सब केसेस बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ऑडिट में जाता है ना, कभी भी बात को समझो, तुम कभी भी ऑडिट में गया तो तुम लोग इतना माथा लगाया नहीं, तुम लोग जाया परचेज रेट से पकड़ा, वाउचिंग शुरू कर दिया, वाउचिंग तक टिक 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 टिक, वाउचिंग हो गया, नोट्स बनाया, दे दिया, सिंपल काम खत्म, ऑडिट हो गया। ऐसे नहीं होता ऑडिट। अब बड़ा बड़ा ऑडिट में क्या होगा, तुम जाएगा, फिनेंशियल्स मांगेगा, पहले उससे बातचीत करेगा, समझेगा, बातचीत करेगा, चाय बिस्किट खाएगा, बात समझेगा क्या हो रहा है, वक्त थ्रू समझेगा क्या क्या है, बातचीत हो गया। आप फिनेंशियल्स मांगेगा, फिनेंशियल्स मांग के आप एपी करेगा, फिनेंशियल्स मांग के क्या करेगा, एपी। एपी मतलब एनालिटिकल Analytical प्रोसीजर। process. एनालिटिकल प्रोसीजर कौन करता है? जनरली एएम वगैरह करता है, जो असिस्टेंट मैनेजर होता है, थोड़ा सा 2-3 साल देख लिया तो उसको देगा ही काम। तो वो जाके क्या करेगा, फाइनेंशियल्स मांगेगा, वो करने लग जाएगा एपी। नहीं तो वो बोल देगा आर्टिकल को तू प्लॉट करके दे फिगर्स, आर्टिकल को बोलेगा तुम प्लॉट करके दे फिगर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़, ये बैलेंस शीट या पीएनएल को पकड़ो, इसमें खाली प्लॉट करके दो फिगर्स, डिफरेंसेस निकालो। उसके बाद वो क्या करेगा, डिफरेंसेस निकालने के बाद मैंने वो फिर मेटरलिटी लेवल एक निकाल लिया। अब तुमको कुछ करना नहीं है, अब तुमको कुछ नहीं करना है, अब वो असिस्टेंट मैनेजर ही करेगा। वो जाके क्लाइंट से बातचीत करेगा कि भाई सेल्स में इतना क्यों फिगर आ रहा है, परचेज में क्यों डिफरेंसेस है, इसमें इतना क्यों डिफरेंसेस आ रहा है, इसमें क्या डिफरेंसेस का कारण है। तो उस बात करेगा क्लाइंट से, सिर्फ आधा घंटा बात करेगा, आधा घंटा बात करके वो समझाएगा, समझ के उसको डॉक्यूमेंट करेगा। फिर वो किसके साथ डिस्कस करेगा, अपना मैनेजर या सीनियर मैनेजर से डिस्कस करेगा। फिर मैनेजर जो है वो अपना डायरेक्टर या पार्टनर लेवल से डिस्कस करेगा क्लोज। और फिर वो लोग ये सब करने के बाद में जाके वो जो होता है ना कि कितना आदमी का दरकार है, नेचर टाइमिंग एक्सटेंड, कितना आदमी का प्लॉटिंग होगा, वाउचिंग वेरिफिकेशन बाद में आता है, पहले जाके ये सब काम होता है। एपी एनालिटिकल प्रोसीजर करके, प्लॉटिंग करके, डिफरेंसेस निकाला, डिफरेंसेस मेटरलिटी लेवल से ऊपर है, मैनेजर से डिस्कस किया, क्लाइंट मैनेजर अपना सीनियर मैनेजर से डिस्कस किया, मैनेजर किससे डिस्कस करेगा, पार्टनर से डिस्कस करेगा, क्लाइंट से भी डिस्कस होगा। फिर वो जो मेन पॉइंट्स पता चल गया लोगों को, इसमें लोगों को ज्यादा दिमाग लगाना है। फिर मैनेजर पार्टनर से डिसाइड होगा। पार्टनर जनरली क्या होता है, पार्टनर डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर को बोल देता है ज्यादा करके इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि तुम ही डिसाइड करो कितना तुमको आदमी का दरकार है। खाली पार्टनर से वो डायरेक्टर जो है, जो डायरेक्टर होगा ना, तो डायरेक्टर या जो सीनियर मैनेजर जो होगा वो खाली पार्टनर को बोलेगा कि हम लोग को ये ऑडिट में 4 आदमी का दरकार है, इतना ये 100 करोड़ का टर्नओवर है, तो 6 या 7 आदमी का दरकार है। ये आदमी ये करेगा, वो आदमी ये करेगा, ये आदमी ये संभालेगा, ये आदमी पूरा रिव्यू करेगा। और ये ऑडिट का हम लोग सोच रहे हैं कि 30 दिन के अंदर कंप्लीट करेगा, 15 दिन तक वर्क पेपर बन जाएगा, 15 दिन तक ये हो जाएगा फील्ड वर्क, और हम लोग का ये फाइनलाइज हो जाएगा। ये प्रॉपर प्लानिंग होता है। प्रॉपर प्लानिंग होके स्टैम्प मारेगा, सो गया। दिस इज प्लानिंग, दिस इज द प्लानिंग। तुम गया, तुम समझा चीजों को, फाइनेंशियल पकड़ा, फाइनेंशियल पकड़ के एपी किया, एपी करके तुमने मैनेजर से दिखाया, मैं क्लाइंट से बातचीत किया, मैनेजर से बातचीत किया, मैनेजर किया डायरेक्टर से बात, फिर वो लोग बातचीत करके समझा चीजों को, फिर से बात किया कि इतना इतना आदमी का दरकार है, इतना दिन लगेगा ऑडिट कंप्लीट होने में। दैट इज व्हाट द प्लानिंग इज। ये चीजों को समझाना है। आप समझा पाएगा ना? अब इंग्लिश में तुम लोग को कन्वर्ट करने का, समझो चीजों को। सब प्रैक्टिकली लोग पूछ रहे हैं सब चीज, वो लोग थ्योरी आंसर नहीं चाहते हैं, दे वांट प्रैक्टिकल आंसर। तो तुम थोड़ा प्रिंसिपल, तुम्हारा तुम लोग का क्या होता है सीएफ में, हायरार्की नहीं है तो क्या दिक्कत है, अपना हायरार्की क्रिएट कर दो, वहां पर भी सीए तो होता ही है, ऐसा सिनेमा होता ही है। प्रिंसिपल पार्टनर को प्रिंसिपल बना दो,
काम करना हो गया। पार्टनर बिकम्स अ प्रिंसिपल, तो ऐसे करके मोटा मोटी आप बता सकते हैं ना उसको कि ऐसे ऐसे करके काम होता है, तो खुशी हो जाएगा सुन के। इट इज द वे। डायरेक्टली वाउचिंग वेरिफिकेशन नहीं होता, पहले एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। एनालिटिकल प्रोसीजर का क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है करके, क्या फायदा हो रहा है गगनदीप, करके क्या फायदा हो रहा है इससे? तुमको बिजनेस के बारे में पता चल जा रहा है मोटा मोटी में फिनेंशियल्स के थ्रू। क्या क्या म्यूट में हो भाई, म्यूट में हो, म्यूट में हो, म्यूट म्यूट। सर नेचर टाइम एक्सटेंड का पता लगेगा ऑडिट का। नेचर टाइमिंग एक्सटेंड, कितना मैन पावर का दरकार है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर। किसमें क्या गलती हो सकता है, फिनेंशियल्स में हो सकता है जब तुमको एपी जो कर रहा है, तो फिनेंशियल्स के बेसिस में जो एपी कर रहा है फिनेंशियल से गलत हो, तो तुम पहले क्लाइंट से बातचीत करेगा जो अकाउंटेंट से, कि फिनेंशियल्स के बेसिस में कर रहा है, तो बोलेगा साहब ये गलती हो गया, ये फिनेंशियल्स का फिगर गलत है, फिगर सही कराएगा उससे, फिर जाके एपी करेगा, फिर से कम्युनिकेट करेगा, फिर जाके मैनेजर से बातचीत बाद में होगा। पहले वो सब कम्युनिकेट करके पहले सॉर्ट आउट करेगा, कुछ गलती तो नहीं है उसका, फाइनेंसेस में भी गलती हो सकता है ना, जिसके कारण गलत वेरिएंसेस निकल के आ रहा है। तो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू लर्न प्रॉपर्ली। हाँ, और कोई एरिया जिसमें तुम लोग को दिक्कत आ रहा है? और ये चीज उसको समझाना है, पूरा एपी का होता है हमेशा, कोई पर्टिकुलर एरिया का नहीं होता एनालिटिकल रिव्यू, ठीक है? और ग्लोबल में इतना नहीं होता, पता है, इसलिए पूछ रहा था तुमसे, वो जानना चाहता था तुमसे। पता नहीं सर, they were ग्लोबल में इतना asking. नहीं होता, ग्लोबल में इतना नहीं होता, इंडिया में ही होता है इतना, इतना डीप डिटेल का ग्लोबल में नहीं होता है, इसलिए उसको जानना चाहता हूँ। और कोई क्वेश्चन जहाँ पर दिक्कत आता है, एनी एरिया यू फेल्ड कि हाँ इसको समझना है, चीजों को समझेगा तो समझा पाएंगे। रोल बैक रोल फॉरवर्ड आता ही है, किसको नहीं पता रोल बैक रोल फॉरवर्ड? एनीबॉडी हु डोंट नो रोल हाँ बैक रोल सर, फॉरवर्ड? तो एक बार बता दीजिए, रोल बैक रोल फॉरवर्ड। रोल बैक रोल फॉरवर्ड क्या होता है, कोमल बताइए, रोल बैक रोल फॉरवर्ड बताइए कोमल। Roll back, roll forward, this procedure is basically applied when we are doing physical verification of inventory, and that's to on a date other than the last day of financial year. For example, if we are doing the physical verification of inventory on 10th of April, then then what we will do is we will apply roll back procedure. We will take inventory as on 10th of April, else add sales to that and less purchases, so that we may get inventory figure as on 31st March. Okay, and if we are doing the physical verification of inventory before 31st March, then we will follow roll forward provision. That is, what we will do is we will take inventory as on 21st March. We will add purchases to the expected purchases to that and deduct expected sales from that. इजी है। बेसिकली तुमको क्या है कि जो तुम अगर 31 मार्च का इन्वेंट्री है, तो तुम 31 मार्च को तो ऑडिट नहीं करने जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का, या तो तुम 10 अप्रैल को जाएगा या तो 25 मार्च को जाएगा। अगर तुम 25 मार्च को जा रहा है तो तुम रोल फॉरवर्ड करेगा ना, रोल फॉरवर्ड। और अगर तुम 10 अप्रैल को जा रहा है, 20 अप्रैल को जा रहा है, तो तुम रोल बैक करेगा, तुम बैक आने के लिए, यहाँ पर रोल फॉरवर्ड है रोल बैक। और तुमको फॉर्मूला तो पता ही है, ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक होता है। इजी है, वही चीज मैं बोलना चाहता, इट इज इजी, ठीक है? तो वही चीज है, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज इजी। ऐसे करके ये सभी चीज उसको ज्यादा करके बोलना है, रोल बैक रोल फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड, ठीक है? और एरिया, और कोई क्वेश्चन में जहाँ दिक्कत आता है, मैंने सारा ही करवा दिया इतना कम समय में, कम समय में। और इंडियस नहीं पूछेगा ग्लोबल के, तो ग्लोबल में ज्यादा नहीं है डिफिकल्ट, ठीक है? और हम देख लेते हैं कोई क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है एक बार डिस्कस करने लायक है। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस। और कुछ आप लोग को लग रहा है और कोई क्वेश्चन पूछा था रिसेंटली जो डिफिकल्ट था? और कोई क्वेश्चन? नहीं तो इंडियस एक बार के लिए फिर ले लेगा, एक बार के लिए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंपोनेंट कॉस्ट सीटी साई लक्ष्मी नहीं, आई थिंक सो, एक को पूछा था अभी। ठीक है, आप लोग सेम लिंक में आ जाओ, ठीक है? सेम लिंक में आ जाओ, और हम एक और रितिका का ले लेते हैं, ठीक है? मॉक, ठीक है? आपका हो गया सारा ना, थोड़ा हम लिख लेते हैं आपका, और सेम लिंक में आ जाओ, एक बार के लिए वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है?
और मेरे हिसाब से सारा क्वेश्चंस कर ले, फिर भी देख लेते कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे को लगेगा तो विल डिस्कस इट। ओके, विल क्लोज इट। आधा घंटा और